आज मैं बात करने वाला हूँ ADHD एंड ऑटिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आपका बच्चा समझ नहीं रहा, आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा, आपका बच्चा रेस्टलेसनेस में है, या आपका बच्चा स्टिमिंग दिखा रहा है बिहेवियर, या आपका बच्चा कोई रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, या एक ही टास्क पे नहीं लगा रहता है, या कोई इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उसका। तो क्या है आपके बच्चे में, ADHD है या ऑटिज्म है? ये सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ ADHD एंड ऑटिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आपका बच्चा समझ नहीं रहा, आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा, आपका बच्चा रेस्टलेसनेस में है, या आपका बच्चा स्टिमिंग दिखा रहा है बिहेवियर, या आपका बच्चा कोई रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, या एक ही टास्क पे नहीं लगा रहता है, या कोई इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उसका। तो क्या है आपके बच्चे में, ADHD है या ऑटिज्म? ये सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। सो मेरी वीडियो को सुनिए और ध्यान से समझिएगा कि आपके बच्चे में क्या है। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आपका बच्चा जब भी ADHD और ऑटिज्म के क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसको हम एक पर्टिकुलर टेस्ट से हम देख रहे होते हैं, जैसे कार है या एमचेट है, या हमारा जो क्लिनिकल हिस्ट्री में जैसे वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन में क्लिनिकल हिस्ट्री को देख रहे होते हैं हम लोग कि क्या हिस्ट्री रही है उस बच्चे की, मोबाइल एक्सपोजर कितना था उसका। या अगर हम क्लासिकल ऑटिज्म की तरफ देख रहे होते हैं तो हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में सोच रहे होते हैं कि रैट है, रैट सिंड्रोम है, परवेसिव था, या एस्पर्जर सिंड्रोम था, या क्या था पर्टिकुलर, APDD था, NOS था, क्या था एक्चुअली उसमें। सेकेंड चीज, जब ADHD के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारा बच्चा 6 ईयर्स के ऊपर जाता है तो ही हम बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा ADHD की तरफ है। अदर 6 ईयर्स से पहले हम किसी बच्चे को ADHD नहीं बोल सकते। दूसरी बात कि हमारा बच्चा, आप समझना कि हमारा बच्चा 3.5 साल से नीचे का है तो हम उसको ऑटिज्म नहीं कह सकते। 3.5 साल या 4 साल तक का होता है तब जाके हम किसी बच्चे को डायग्नोसिस की तरफ लेके आते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में क्या है, एक्चुअल में ऑटिज्म है या नहीं है। और बात रही वर्चुअल ऑटिज्म की, तो वर्चुअल ऑटिज्म में कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि मेरे वीडियो में जाके आप सुन सकते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है आपके बच्चे में, सेंसरी कैसे दिखाई दे रहा होता है आपके बच्चे में, वो आप मेरे वीडियो में जाके सुन सकते। तो आपको पहले फोकस करना है कि अगर आपका बच्चा ADHD है या ऑटिज्म है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर डिटेलिंग करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होता है, पर्टिकुलर चेकलिस्ट होता है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, तब जाके आप किसी बच्चे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस अगर थोड़ा बहुत है या ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा समझिए कि कैसे डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कोई अटेंशन की बात कर रहे हैं, तो अटेंशन में क्या होता है कि जब ऑटिज्म की बात करेंगे ना, तो ऑटिज्म में बच्चा किसी काम की तरफ इतना फोकस रखता है, अपने इंटरेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा फोकस होता है। लेकिन ADHD बच्चा है ना, वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, कोई आवाज आएगी तो फट से देखेगा, तुरंत उस तरफ निकल जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। एक ही टास्क पे ज्यादा देर तक काम करना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन कई बार आप ऑटिज्म कंडीशन में देखते हो कि कहीं सेम चीजें दिख रही होती है, लेकिन वो उसका जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा इंगेज हो जाएगा। लेकिन ADHD कंडीशन में इंटरेस्ट वाली कोई बात ही नहीं हो रही है, वो अपने इंटरेस्ट पे भी ज्यादा देर नहीं रुकते, वो कहीं ना कहीं इधर उधर फिक्स होने की कोशिश कर, थोड़ा सा ध्यान दिया फिर इधर चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दिया इधर चलेगा, फिर थोड़ा सा फोकस किया इधर चलेगा। लेकिन ऑटिज्म बच्चा या तो फोकस ही नहीं कर रहा होता है, या तो कर रहा होता है तो इतना अच्छे से करता है कि अपने इंटरेस्ट की चीजें बहुत अच्छे से फोकस करता है। तो यह हो गया अटेंशन की बात। अब आते हैं हम सोशल स्किल्स की बात। सोशल स्किल्स में बात जब आते हैं तो इम्पल्सिव बहुत होता है बच्चे में, ADHD वाले बच्चे में। बच्चा तुरंत गुस्सा करने लग जाएगा, बहुत इरिटेट हो जाएगा तुरंत। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में जब आप एक दूसरे से बातें करोगे या कन्वर्सेशन होगा तो इंटरप्ट बहुत करेगा। लेकिन ऑटिज्म में आपने सुना होगा कि सोशल इंटरेक्शन नहीं होता और कम्युनिकेशन नहीं होता। सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और आई कॉन्टेक्ट बच्चों में नहीं होता है जब ऑटिज्म की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, लेकिन आपको जब स्टार्टिंग स्टेज में देखोगे तो इस चीज आपको देखने को मिलेगी कि सोशल इंटरेक्शन नहीं है, सोशल से बचना चाहता है बच्चा, कम्युनिकेट बहुत कम करना चाहता है बच्चा, या आई कॉन्टेक्ट बहुत कम करना चाहता है, ये आपको ऑटिज्म में देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम सोशल स्किल्स की बात ADHD में करें तो हमें यहाँ पे देखता है कि बच्चा तुरंत किसी से गुस्सा हो जाएगा, तुरंत इरिटेट हो जाएगा, तुरंत नाराज हो जाएगा, या बहुत बच्चा इंपल्सिव बिहेवियर दिखाने लग जाएगा, या बच्चा बातें हो रही होगी तो आपस में कुछ बातें अपने डालने लग जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है ADHD में। अब आते हैं हम सेंसरी सेंसिटिविटी के बारे में। जब भी हम बात करें कि सेंसरी सेंसिटिविटी के बारे में, तो दो ही चीज होती है ADHD में, या तो बहुत ज्यादा सीख करेगा या तो अवॉइड करेगा किसी भी सेंसरी इनपुट को, या तो सीख करेगा या तो अवॉइड करेगा किसी भी सेंसरी इनपुट को। कोई भी सेंसरी इनपुट हो सकता है या कोई भी स्टिमुलेशन हो सकता है किसी तरह का, जैसे कि उसको लाइट, ब्राइट लाइट है, या तो वो हट जाएगा या तो बहुत ज्यादा देर तक दिखेगा। लेकिन हमारे जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं ना, उनमें ये चीजें दिख रही होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में ना ये भी देखने को मिलता है कि ओवरलोड वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा देखने को मिलता है ऑटिज्म कंडीशन में, कि ओवरलोड हो जाता है सेंसरी, कि जब लाइटें देखेगा और देखते रह जाएगा तो वो इरिटेट होगा या तो बहुत खुश हो जाएगा, है ना, यही दो चीज देखने को मिलता है। लेकिन हमारे बच्चों में जो ADHD वाले बच्चों में वो सीख करेंगे, लेकिन
वो ऐसे सीख करेंगे कि लगेगा कि आपको वो समझ रहे। लेकिन ऑटिज्म बच्चा सीख करता है ना तो उसको लगेगा नहीं कि आपको वो समझ रहा है, वो स्टेप नहीं प्रोसेस कर पाएगा। लेकिन जो एडीएचडी वाला बच्चा वो स्टेप प्रोसेस करने की कोशिश करेगा किसी भी सेंसरी इनपुट। और सबसे ज्यादा सेंसरी ओवरलोड दिख रहा होता है ऑटिज्म के कंडीशन में। नेक्स्ट आता है हमारा रूटीन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रूटीन एंड फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हमें ये समझना होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग या टास्क इनिशिएशन या टाइम मैनेजमेंट ये या वर्किंग मेमोरी, ये जैसे एडीएचडी वालों को बहुत देखने को मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता इन बच्चों में, और या कोई भी रूटीन को डिसलाइक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऑटिज्म वाले बच्चों को अगर रूटीन फॉलो करवाया जाता है, सीक्वेंसिंग के साथ कोई काम करवाया जाता है तो उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनको ये स्टेप समझ में आ रहे होते हैं और वो स्टेप को फॉलो करना पसंद करते हैं, रूटीन में चलना पसंद करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे। लेकिन एडीएचडी वाले बच्चे रूटीन में चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो इशू है, जो डिस्ट्रक्शन का जो इशू है कि हाँ देखा फिर थोड़ा सा इधर काम किया फिर थोड़ा इधर चला गया, तो रूटीन में वो फॉलो नहीं करना पसंद करेंगे। ऑटिज्म बच्चों में प्रेफर वो करते कि रूटीन में चीजें हो, स्टेप बाय स्टेप हो, पहले ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, तो उस काम को बड़े एंजॉय तरीके से करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे। और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको डिसलाइक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अचानक से कुछ हो रहा है उनके साथ तो उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वही एडीएचडी वाले बच्चे उसको इस चीज को पसंद करते हैं, क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन ही वैसा रहता है कि वो इधर से उठेंगे इधर जाना चाहेंगे, इधर से उठेंगे इधर जाना चाहेंगे, तो चार चीजों की तरफ फोकस करना पसंद करते हैं एडीएचडी वाले बच्चे। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे चार जगहों की तरफ फोकस करना पसंद नहीं करते। अगर बात करें इमोशनल रेगुलेशन की, तो इमोशनल रेगुलेशन में जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जल्दी, वो किस लिए गुस्सा कर रहे हैं, क्यों रीजनिंग नहीं कर पाते बेसिकली बच्चे जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं अपने इमोशंस को लेके। हाँ, वर्चुअल ऑटिज्म अलग है। मैं फिर से कहूंगा वर्चुअल ऑटिज्म कंडीशन को ऐड नहीं करना है इस कंडीशन में। वर्चुअल ऑटिज्म की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है इन दोनों कंडीशन से। यहाँ पे और ओनली ऑटिज्म और एडीएचडी के बारे में बात हो रही है, वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बात नहीं हो रही। अगर आपको वर्चुअल ऑटिज्म के कंडीशन को समझना है तो मेरे वर्चुअल ऑटिज्म वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब इमोशंस पे आप नोटिस कर रहे होते हैं ना तो देख पा रहे होते हैं कि इमोशंस को जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन एडीएचडी वाले बच्चे इमोशंस को समझते हैं और उस पर इंपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, गुस्सा करते, इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। ये सब चीजें देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल जो एडीएचडी वाले बच्चों का होता है बहुत टॉकेटिव होता है। लेकिन वही जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे की बात करें तो लगेगा कि स्क्रिप्टेड है या लोगों को सिखाया गया है, रटूत होता है या रोट लर्निंग की तरह आपको लगने लग जाता है जब आप ऑटिज्म बच्चा देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के बारे में मैंने पहले भी बात की है, फिर से बात करता हूँ कि एडीएचडी वाले बच्चों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट है या टास्क को भूल जाते बड़ी जल्दी। और लेकिन अगर हम बात करें ऑटिज्म बच्चों में तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो रिजिड थिंकिंग के होते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे, और जो प्लानिंग के स्ट्रगल विद प्लानिंग है, यानी कि बच्चा प्लानिंग के ऊपर काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 स्टेप पहले ही उसको सोचना है तो पहले 4 स्टेप नहीं सोचेगा, वो एक एक स्टेप प्रोसेस करेगा और जैसे जैसे स्टेप प्रोसेस करता जाएगा वैसे वैसे उसको समझ में आता जाएगा। तो ऑटिज्म वाले बच्चों में ये देखने को मिल रहा है, तो जैसे जैसे वो स्टेप फॉलो कर रहा होगा वैसे वैसे उसको समझ में आ रहा होगा। रिजिड थिंकिंग के भी होते हैं कि हाँ एक ही काम को करना है तो वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स की बात करें एडीएचडी वालों बच्चों में तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी इशू रहेगा, वर्किंग मेमोरी भी इशू रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी इशू रहेगा, सेल्फ कंट्रोल भी इशू रहेगा। यानी कि एडीएचडी वाले बच्चों में एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स का ही बेसिकली दिक्कत रहता है। लर्निंग प्रेफरेंस कैसा खोजते हैं, हैंड टू हैंड या मूवमेंट बेस्ड लर्निंग खोजने की कोशिश करते हैं बच्चे कि जो भी उनको काम कराया जाए कुछ एक्टिविटी करा के ही कराया जाए, कुछ सिखाया जाए तो कुछ मूवमेंट के जरिए सिखाया जाए। एडीएचडी वाले बच्चों में, ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की कोशिश करते हैं कि हाँ पहले ये सीक्वेंसिंग में ही करना पसंद करते हैं या स्ट्रक्चर्ड वे में ही करना पसंद करते हैं कि एक मैनर तरीके से किया गया हो काम। कॉमन स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे हम अगर एडीएचडी के बारे में बात करेंगे तो जैसे क्रिएटिविटी होगी बच्चों में, एनर्जी, एडेप्टेबिलिटी, या मान लीजिए इमेजिनेशन तो वैसे होता नहीं है जैसे एडीएचडी वाले बच्चों में। लेकिन ऑटिज्म की बात करें तो कॉमन स्ट्रेंथ यही होता है कि जो भी वो काम करेंगे इतना डिटेलिंग करते हैं कि इतना ज़्यादा इंगेज होते हैं, अच्छे से काम करते हैं कि लगे कि वो स्किल्स बहुत अच्छा है बच्चों में। लेकिन एडीएचडी वाले बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है, वो नए नए तरीके से किसी चीज़ को यूज करना चाहते हैं तो वही क्रिएटिविटी बन जाती है उनकी। एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि एक काम से दूसरे काम पे जल्दी फिक्स हो जाते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन से काम को कितना प्रोसीड करना है। ऑटिज्म वाले बच्चे ऐसा नहीं करते, वो स्ट्रक्चर खोज रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो रोज प्रोसेस हो रहा है वो सेम प्रोसेस होता रहे, कुछ भी नया चीज़ ऐड ना हो, और उस एडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली ऑटिज्म और एडीएचडी में। वर्चुअल ऑटिज्म में इसमें ऐड नहीं करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि वर्चुअल ऑटिज्म इसमें ऐड नहीं करना। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे को अलग तरीके से समझाने की जरूरत पड़ती है। हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर चीजें मिल रही होती है लेकिन
थोड़ा बहुत मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन एडीएचडी और ऑटिज्म को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एक टेस्ट कराइए, एक चेकलिस्ट कराइए, एक नोटिस कीजिए कि आपके बच्चे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और एक एज प्रेफरेंस के हिसाब से ही उसको चेकआउट कीजिए। कभी भी किसी बच्चे को ऑटिज्म और एडीएचडी नहीं बोलना है हमें। पेरेंट डिप्रेस हो जाते हैं, पेरेंट समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, मेरा बच्चा क्या न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं चल रहा है, मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें नहीं समझ पा रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है और नोटिस करना है कि आप अपने बच्चों को कैसा काम करा रहे हैं और किस बेसिस पे काम करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।